जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम या फिर किसी भी टाइप का खराबी आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे बॉडी के अंदर 5 डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन, इसके बाद है अंजाइना, इसके बाद है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसके बाद है हाइपरलिपिडेमिया एंड लास्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इस चैप्टर के अंदर हमें ये सब के सब डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि ये सब डिजीज का कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाद में हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इन सब डिजीज के, यानी कि ये सब डिजीज का साइंस, सिम्टम्स एंड लक्षण क्या होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाद में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि इन सब डिजीज को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से ठीक किया जाता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है इन सब डिजीज का, यानी कि मेडिसिन का यूज करके इन सब डिजीज को किस तरीके से ठीक किया जाता है उसको डिटेल में हमें पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हम सभी को पता है कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पर 120 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू। जब हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर का वैल्यू इस नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। Hypertension is a condition in which the blood pressure in the arteries is higher than normal blood pressure। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हाइपरटेंशन ये एक ऐसा डिजीज है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिस दौरान हमारे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर का वैल्यू नॉर्मल ब्लड प्रेशर के वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर का वैल्यू ज़्यादातर 140/90 mm ऑफ Hg या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट हाइपरटेंशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। उसके बाद हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन हमारे बॉडी के अंदर किस वजह से होता है, रीज़न क्या होता है इसके पीछे, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। हाइपरटेंशन कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। Primary hypertension has no single identifiable cause but is linked to genetics, lifestyle, and environmental factors. In primary hypertension, factors like increased salt intake, obesity, physical inactivity, stress, excessive alcohol, and family history play a major role. Secondary hypertension results from an underlying condition such as kidney disease, hormonal disorders like hyperaldosteronism or Cushing syndrome. It also caused by certain medication like steroids. Hypertension also developed due to increased peripheral vascular resistance, increased cardiac output, overactivation of the sympathetic nervous system, renin angiotensin aldosterone system, and impaired regulation of sodium and water balance. हाइपरटेंशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम बात करें प्राइमरी हाइपरटेंशन की, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई भी एक सिंगल आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन ज़्यादातर जेनेटिक्स की वजह से, लाइफस्टाइल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो जाता है। अगर कोई पेशेंट सॉल्ट का इंटेक काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, यानी कि अगर कोई पेशेंट नमक काफ़ी ज़्यादा खा रहा है, अगर कोई पेशेंट ओबेस है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर कोई पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहा है, स्ट्रेस में रहता है, अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है, या फिर अगर पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन डिजीज़ रह चुका है, तो ऐसे कंडीशन में एक पेशेंट को प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी भी इंसान को किडनी डिजीज या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या फिर कुशिन सिंड्रोम के वजह से हो सकता है, या फिर कि कोई कोई मेडिकेशन ऐसे होते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, ये कंज्यूम करने के बाद भी पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन ज़्यादातर हमारे बॉडी के
अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाए या फिर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके वजह से भी हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं या फिर जो हमारे बॉडी के अंदर रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम होते हैं, अगर ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से एक्टिवेट हो जाते हैं, काफ़ी ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी हाइपरटेंशन डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इनका रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाता है, तो इसके वजह से भी हाइपरटेंशन डिजीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये तो था इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन डिजीज़ का साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। हाइपरटेंशन इज ऑफन कॉल्ड अ साइलेंट किलर बिकॉज इट यूजुअली हैज़ नो सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस। सिम्टम्स में इंक्लूड हेडेक स्पेशली इन द मॉर्निंग, dizziness, blurred vision, chest pain, shortness of breath, palpitation, and sometimes nose bleeding. In severe or long standing cases, hypertension can cause damage to vital organs, leading to complications like stroke, heart attack, kidney failure और विजन प्रॉब्लम्स। जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होने लगता है, तो शुरुआती दौर में या फिर अर्ली स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, और इसी कारण से हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। और जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे पेशेंट का सर काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी कि पेशेंट को हेडेक होने लगता है, और ज़्यादातर मॉर्निंग में हेडेक काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ऐसे पेशेंट को डिजीनेस होने लगता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है इनका, यानी कि इनको धुंधला दिखाई देता है, चेस्ट पेन होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, और इनको पाल्पिटेशन होने लगता है, यानी कि जो इनका हार्ट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके नोज में से ब्लीडिंग भी चालू हो जाता है। सीवियर केसेस में या फिर अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा समय से है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब भी डैमेज होना चालू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से ही पेशेंट को स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या फिर विजन प्रॉब्लम जैसे डिजीज होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन डिजीज को बिना किसी मेडिकेशन के किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है रेड्यूस सॉल्ट इनटेक। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन डिजीज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को सॉल्ट का इनटेक काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को नमक काफ़ी कम खाना चाहिए, दिन में 5 ग्राम से भी कम खाना चाहिए, और इसी की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। दूसरा है हेल्थी डाइट। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो ऐसे पेशेंट का जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होना चाहिए, यानी कि ऐसे पेशेंट को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या फिर जो लो फैट वाले डेयरी मटेरियल्स होते हैं, इन सबको कंज्यूम करना चाहिए। और जो जंक फूड होते हैं, जो फ्राइड फूड होता है, या फिर ऐसा खाना जिसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है, इन सब बेकार खाने को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन डिजीज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को दिन में तकरीबन 30 से 40 मिनट तक मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग या फिर साइकिलिंग करना चाहिए। इसके बाद है मेंटेन हेल्थी वेट। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को जो अपना वेट है वो नॉर्मल रखना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। इसके बाद है अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन डिजीज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट कर देना चाहिए, और जो अल्कोहल का इनटेक है यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन को भी काफ़ी ज़्यादा कम कर देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देना चाहिए। और जब हम ये सब करने लगेंगे, तो ब्लड प्रेशर, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा।
इसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो ऐसे पेशेंट को जो अपना स्ट्रेस लेवल है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। यानी कि ऐसे पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके लिए पेशेंट योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर रिलैक्स होने वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसकी वजह से पेशेंट का जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू हो जाता है। इसके बाद है एडिक्वेट स्लीप। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एक दिन में तकरीबन 6 से 8 घंटे तक सो सके। अगर अच्छे तरीके से ये नहीं सो पाएंगे, तो इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पाएगा। लास्ट है लिमिट कैफीन इनटेक। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट को कैफीन का इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम कर देना चाहिए। यानी कि चाय, कॉफ़ी या फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जिनके अंदर कैफ़ीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे टाइप के ड्रिंक्स को काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि हाइपरटेंशन डिजीज़ को मेडिकेशन का यूज़ करके किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला ड्रग है डायूरेटिक। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड एंड क्लोरथेलिडोन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और जो भी एक्सिस सॉल्ट होता है और जो एक्सिस वाटर होता है, इनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का कोशिश करता है। और जैसे ही हमारे बॉडी से एक्सिस सॉल्ट एंड वाटर बाहर निकल जाएगा, वैसे ही हमारे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है अटीनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हार्ट रेट एंड हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। और जैसे ही हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इसके बाद है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है एनालाप्रिल एंड रेमिप्रिल। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और एंजियोटेंसिन 2 नाम के सब्सटेंस के फॉर्मेशन को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और जब हमारे बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसके बाद है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है लोसर्टन एंड टेल्मिसर्टन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है एम्लोडिपिन एंड नेफिडिपिन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स के अंदर कैल्शियम को जाने से रोकते हैं। जब हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स के अंदर कैल्शियम का एंट्री रुक जाएगा, तो इसकी वजह से ये पूरे के पूरे जो ब्लड वेसल्स है, धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही ब्लड वेसल रिलैक्स होंगे, वैसे ही जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इसके बाद है अल्फा ब्लॉकर्स, और इसके एग्जाम्पल है प्राजोसिन। ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको खोलने का काम करते हैं। और जैसे ही ब्लड वेसल्स अच्छे तरीके से खुल जाएंगे, वैसे ही ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसके बाद है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल है क्लोनिडिन। ये ड्रग हमारे ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं। ये ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं और नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। ये नर्व सिग्नल ऐसे नर्व सिग्नल होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसे ही ये नर्व सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर ये जब नर्व सिग्नल पूरी तरह से रिड्यूस हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। लास्ट है कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसके एग्जाम्पल है अम्लोडिपिन प्लस टेल्मिसर्टन। कुछ डॉक्टर ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बेटर रिजल्ट दिखाई देता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर हाइपरटेंशन चैप्टर अच्छे तरीके से ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।